जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीसीज राइटिंग क्वेश्चन की, जो एसओएलडीसी एग्जाम 21-22 में आया था। बेसिकली जो 21-22 एग्जाम में प्रीसीज राइटिंग का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ था, जिसकी वजह से कई बच्चों को प्रॉब्लम थी और ये रिक्वेस्ट की गई थी मुझे कि इसका मॉडल आंसर लाया जाए। तो आप, क्योंकि कल एग्ज़ाम भी है आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग का, तो उस पर्पज़ से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, ये नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और ये दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के एक दो पैरा के अंदर कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसको एक दो पैरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इसमें दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ या कंटेंट दिया हुआ है, नॉर्मली जैसा कि पैसेज आता है वैसा ही है। ठीक है, तो आपका एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था और उसको क्या करना था हमें। तो क्वेश्चन सबको पता है कि प्रीसिज राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, उसका वन थर्ड की लेंथ में आपको उसको कंसाइज करना होता है, छोटा करके लिखना होता है, और उसका टाइटल देना होता है, सुटेबल टाइटल। और ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसके लिए टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स के आसपास आपका टाइम होता है, जिसके अंदर आपको उसको कवर करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पहले यहाँ पे डाटा दे रखा है, जीएसटी कलेक्शन क्या है, कितना कितना था और किस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें थी, पहले इस पैराग्राफ में ये बताया गया। फिर रेवेन्यू जो है 12% इंक्रीज हो गया, ये बताया गया है। और इस तरह से बताया कि जीएसटी कलेक्शन की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कंजप्शन बढ़ गई है और इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये पॉजिटिव ट्रेंड बताया गया है। तो इस तरीके से चलने के बाद फिर नीचे बताया कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट क्या है, कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ की बात हो रही है अभी, लेकिन कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होगा उससे भी फर्क पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट जो है नेसेसरी होगा फर्दर मोमेंटम के लिए। तो एक तरह से देख रहे हैं कि जीएसटी क्या था, एक एग्जाम्पल था। और वो बात किसकी करना चाह रहे हैं, वो हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट की, उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो कंजप्शन एक तरीका बताया जिसके लिए जीएसटी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से बातें सामने आ रही है। फिर ये ओवरऑल आउटलुक फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करेगी फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई। तो बेसिकली अगर ये सारा हम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ोगे एक बारी ब्रीफली, तो इसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे जो सारा डिस्कशन है वो इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर आउटलुक की बात कर रहे हैं, यानी उसके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और उसमें किस किस चीज़ों का योगदान है, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे वो चेंजेस ला रहे हैं, क्या क्या हमारा जो है फ्यूचर का प्रेडिक्शन हो सकता है, वो उसके बारे में बताया। तो जैसे यहाँ पे भी देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया में विटनेस है जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6 to 6.8% इन 2023। तो इस तरीके से 23-24, तो ये इस तरीके से जो है सारा यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। और लास्ट में भी देखें तो ये जीएसटी का ही चल रहा है। जीएसटी वाला कि अगर जब सारी कलेक्शन क्योंकि इतनी ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से सब स्टेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जो भी पेंडिंग था पहले का। तो ये सब चीज़ें बताई गई। फिर ई बिल के बारे में ये पूरा एक पैरा एक्सप्लेन कर दिया, और ये बताया कि ई बिल जो है वो उसका डिक्रीज हो गया है परसेंटेज। और लास्ट में ये बताया कि ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट क्या आ सकता है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, और बाकी क्या क्या चीज़ें जिससे वर्ल्ड के अंदर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये सारा टोटल मिला के 937 वर्ड्स का ये पूरा आपका पैसेज दिया हुआ है, जो प्रीसेस इसका शॉर्ट करना है आपको और उसका टाइटल देना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं मैंने इसको, प्रीसेस को जो अभी मैंने बनाया उसको बनाने के लिए, और आपको एग्जाम में भी क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर मेकिंग प्रीसिस। तो प्रीसिस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है एक पेंसिल, रबड़ और शार्पनर जरूर रखना है अपने पास, ताकि आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर सके, और जो आपको सही लग रहा है उसके आगे क्रॉस लगा दें या उसको डिलीट कर दें, मतलब स्ट्राइक आउट कर दें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है आप यूज़ करनी है आपको, इसलिए पेंसिल, रबड़, शार्पनर तो आपके पास होना चाहिए कल के एग्जाम के लिए, या नोटिंग ड्राफ्टिंग एग्जाम जब भी होता है आपका। तो फर्स्ट इंस्टांस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पैसेज, जो पैसेज आपको दिया है जिसका वन थर्ड में आपको प्रेसेज लिखना है, सबसे पहले उसका पैसेज जो है वो पढ़ लीजिए। रीड केयरफुली द कंप्लीट पैसेज, पूरे पैसेज को, कंप्लीट पैसेज को केयरफुली रीड करना है टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द पैसेज। पूरे कंटेंट का पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या आइडिया लग रहा है,
होता क्या है कि जब पूरा पैसेज हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई बातें लिखी होती है, लेकिन उन सबको, उन डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है और ये देखना कि बेसिकली मोटा मोटा बात किसकी हो रही है। जैसे कि ये जो पैसेज मैंने आपको बताया था अभी, ये जिसके अंदर स्टार्टिंग तो जीएसटी से हो रही है, लेकिन वो कंक्लूड हो रहा है इंडिया के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो बेसिकली जीएसटी क्या एक एग्जांपल है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि हम फर्स्ट पैसेज जो पढ़ते हैं हमें लगता है कि यही पैसेज जो है इसी के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हो सकता है एंड में जहाँ पे पैसेज खत्म हो रहा है वहाँ पे भी हो या बीच में भी हो, तो आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद जो पिक्चर सामने आ रही है उसके बेसिस पे आपको जो है प्रेसेस को बनाना होगा। एक बात और जो सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं, हिंदी का वर्ड लिमिट देखकर उसके हिसाब से इंग्लिश में अपना करते हैं। तो ये जो मिस्टेक है, अब मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैंने रिमाइंड कराया है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। इंग्लिश का पैसेज का वर्ड काउंट और हिंदी का वर्ड पैसेज का वर्ड काउंट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में इंग्लिश का जो वर्ड काउंट है 937 है, और जबकि हिंदी का वर्ड काउंट आपको दिखा देता हूँ वो कितना है। हिंदी का वर्ड काउंट जो है 1032 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/3 जो बनाएंगे वो अलग उसकी लिमिट होगी, इसका 1/3 अलग होगा, और 937 का वर्ड जो 1/3 होगा वो अलग होगा। तो हिंदी का वर्ड लिमिट देख के इंग्लिश मत लिखिए और इंग्लिश का वर्ड लिमिट देख के हिंदी के में मत लिखिए। ये तो सबसे पहली जो मिस्टेक है आपको कंट्रोल करनी है। ठीक है। अब उसके बाद आपने पैसेज पढ़ लिया, कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या ये पैसेज बताता है। जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके अंदर सबसे पहले तो जो कंप्लीट पैराज इरेलेवेंट है उन कंप्लीट पैराज को हटा दीजिए पहली रीडिंग में ही। ठीक है। कोई पैरा आपको दिख रहा है, कोई सब पैरा दिख रहा है, कोई लाइन दिख रही है जो कंप्लीटली आपको दिख रहा है कि टोटली इरेलेवेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, तो सबसे पहले वो एक तो माइंड में भी रखिए या वहाँ पे सिंपली कट कर दीजिए, या कोई भी अपना सिंबल जो आप बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं आप उसको यूज़ करके बता दीजिए कि ये तो उसके बारे में मुझे लिखना ही नहीं है, क्योंकि इससे बिल्कुल पूरे पैसेज में इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो ऐसे पैरा सब पैरा 4-5 लाइनें जो भी आपको लग रही है कि टोटली इरेलीवेंट है और इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको वहीं पे ही स्ट्राइक थ्रू कर दें और पेंसिल से निशान लगा लें। पेंसिल इसलिए यूज़ करिए क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि जब आप फाइनली भी लिखने जाएँ तो आपको लगे कि नहीं ये मैंने तो स्ट्राइक आउट कर दिया था, लेकिन ये क्या है, इसी रिलेवेंट है और इसको लिखा जाना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। पेन से करेंगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो इस वजह से आप उसके अंदर जो पैसेज है, जो पेपर है, उसके अंदर आप पेंसिल से अपना। दूसरा एक और बात, अभी क्योंकि माइंड में गलतियाँ आप बहुत करते हैं, आपके पास जो नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर होता है उसके अंदर 2 सेट होते हैं, एक जो स्टूडेंट होता है या कैंडिडेट होती है उसकी कॉपी अलग होती है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी अलग कर लें, अपनी कॉपी में ही जो भी रफ काम करना है उसमें वही करें। अपना जो मेन शीट जिस होगी, बुकलेट होगी, उसके अंदर नहीं आपको छेड़ने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना दिया है, और जो लास्ट वीडियो होगा आप वो देख सकते हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर मैंने बता दिया कौन कौन सी मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम में अपियर हो उससे पहले एक बार ब्रीफली उसको फास्ट करके देख लें चाहे से, लेकिन उसको देख के जरूर जाएँ क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना बुकलेट जो है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का अलग कर दें, और क्वेश्चन पेपर अपना अलग रख लें, और बुकलेट जो है जिसमें आंसर आपको लिखना है वो अलग रख लें। कई लोग आंसर अपना एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के स्पेस में लिख देते हैं, ये भी मिस्टेक जो है आपको कमिट नहीं करनी है। ठीक है। तो सेकंड यानी फर्स्ट रीडिंग में आप पहले रीडिंग कर लिया आपने, फिर जो टोटली इरेलेवेंट पैराज हैं, बड़े बड़े पैराज हैं, पहले मोटा मोटा यानी आपने मोटा मोटा छटनी कर देना है कि मोटी मोटी चीज़ें जो बेकार हैं उसको मुझे पहले रीडिंग में हटा देनी है। तो ये फर्स्ट स्टेट में या फर्स्ट स्टेज में आपको ये करनी है, फर्स्ट रीडिंग में ये करना है आपको। और जो रिलेवेंट लग रहा है आपको, इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट पैराज हैं, उसके आगे छोटा सा टिक लगा के रख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं या ये डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी का एग्जाम्पल है मान लिया ग्रोथ का, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है ग्रोथ के हमारे जो 2021 का प्रीसिस है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप जो डॉट्स है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो बातें लिखी जा सकती हैं। तो मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के अंदर, पैरास के अंदर, कि कौन कौन से मुझे रिलेवेंट लगे और रिलेवेंट लगे, कौन सा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और कौन से इरिलेवेंट है। सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग में आप ये करेंगे जब मोटे मोटे पैराज आपने हटा दिए जो बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं थे, तो अब उसके बाद बढ़ गए आप बच गए आपके छोटे छोटे पैराज। उन छोटे छोटे पैराज में कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो, कुछ ये भी हो सकता है कि एग्जाम्पल जो रिलेवेंट ना हो उसको भी छोटा किया जा सकता है।
और ये भी हो सकता है कि आपने जो एग्जाम्पल्स चूज़ किए हैं उसकी लैंग्वेज क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हो। तो कोई एक बात को कहने के शॉर्ट में भी तरीके होते हैं, तो वो जो आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स या एग्जाम्पल्स या सेंटेंस लग रहे हैं उसको अब उनको भी हटा दें। फर्स्ट स्टेट में आपने क्या किया, यानी फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया कि सबसे पहले जो बड़े बड़े पैराज हैं, बड़े बड़ी लाइन्स हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं जो बिल्कुल इरेलेवेंट है उसको हटा दो। सेकंड रीडिंग में आप क्या करो, जो छोटे छोटे पैराज हैं या छोटी छोटी लाइन है या एग्जाम्पल के अंदर कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, उसको भी हटा सकते हो। ठीक है, तो आपको सेकंड रीडिंग जो है ब्रीफली करना है आपको। फर्स्ट रीडिंग में आप डिटेल में कर सकते हैं कि आपने चलो समझना है क्योंकि, तो डिटेल में करके और सारी बातें जो है यहाँ पे मैंने बताई वो करनी है आपको। सेकंड स्टेज में आपको जो बारीकियां देखनी है कि कौन कौन सी बाकी बारीकी चीज़ें जो रिलेवेंट नहीं है उसको हटा दो। थर्ड स्टेट में आपको, या थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उसको लिखना स्टार्ट करना है। तो जो बच गया फिल्टरिंग के बाद, फर्स्ट फिल्टर के बाद और सेकंड फिल्टर के बाद जो बच जाएगा वो आपका मोटा मोटा मेन मेन बातें जो पैराग्राफ के अंदर दी गई है, पैसेज में दी गई है, वो बच जाएंगी। तो वो पैरा और सब पैरा को फिर अपनी वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करो स्पेशल शीट में। और एक चीज़ और क्लियर कर लें आप सब लोग कि एग्ज़ाम में लिखने से पहले कम से कम एटलीस्ट 2-3 प्रेसिस तो प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, तो 2-3 प्रेसिस प्रैक्टिस करेंगे तभी वहाँ पे आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इस तरीके से इस स्टेप को या इन स्टेप्स को, इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखें और वहाँ पे जाके सोचें कि मैं फर्स्ट टाइम प्रीसिस राइटिंग वहाँ पे डायरेक्टली लिख पाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। 2-3 प्रीसिस तो 3 एटलीस्ट प्रीसिस आप करके जाएंगे तो ये तो बिल्कुल 100% श्योर हो कि आपको 50 में से 40 के अराउंड भी मिल सकते हैं आराम से, तो अगर आप सही से प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, तो जब आप स्पेशल शीट में लिख रहे हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में या आपकी आंसर बुकलेट में दिया होता है, तो एक बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखना है। तो कई की ये डाउट था कि फाइनेंशियल ईयर 2023 है, मान लो 2021, 22, 23 है, तो उसको कैसे लिखना है। तो इसके अंदर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके ए बॉक्स के अंदर फाइनेंशियल FY, फाइनेंशियल मतलब शॉर्ट में FY 2021-22 एक बॉक्स में आ सकता है तो एक बॉक्स में लिख लो, नहीं तो फाइनेंशियल ईयर FY एक बॉक्स में लिखो और जो ईयर है वो दूसरे बॉक्स में लिखो। ठीक है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। आपके वहाँ पे किस तरीके से लिखते हो उतना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि ऐसा क्या कह सकते हैं कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। जो आप वहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है आप वहाँ पे करके आओ, वो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप स्पेशल शीट में जो लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे आप, जो आपके फिल्टर होने के बाद, फर्स्ट रीडिंग के और सेकेंड रीडिंग के फिल्टर होने के बाद जो बचा है, वो पैसेज जो बचा है जहाँ पे एडिशनल चीज़ें बताई गई है तो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, या 2-3 स्टेटमेंट को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करके अपनी स्टेट में लिख दो। तो यहाँ पे जो भी पैरा सब पैराज ऊपर से बचे थे उसको आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे और इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में जहाँ तक पॉसिबल हो लिखो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा पूरा का पूरा पैसेज जो है अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है। जो पैसेज में आपने शॉर्ट करके बाकी इंपॉर्टेंट बातें बची हैं उनको एज इट इज़ भी लिख सकते हो। और जहाँ पे लग रहा है कि डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, सिंपल लैंग्वेज नहीं लिखी गई है, घुमा फिरा के बातें बोली गई है, वहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रेसिस बना रहे हैं वो मिक्स है, कुछ बातें अपनी लैंग्वेज में, कुछ बातें जो पैसेज में दी गई थी। पूरे का पूरा पैसेज को उठा के नहीं लिखना है आपको और पूरा का पूरा अपनी लैंग्वेज में भी नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। हम ऑफिस में काम नहीं कर रहे जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है चीज़ों को चेक करने के लिए, हम कर रहे हैं एग्जाम के अंदर एक मॉडल आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे, या एक आंसर लिख रहे हैं। तो वहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ता है टाइम के साथ कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, उस टाइम में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके हिसाब से है। यानी विद इन द टाइम लिमिट हमें सबसे अच्छा करके दिखाना है। तो वहाँ पे जो पॉसिबल और प्रैक्टिकल चीज़ है वो यही है कि आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, और जो चीज़ें पैसेज में सही दी गई हैं उसको एज इट इज़ लिखो। सारे का सारा अपने वर्ड में नहीं लिखना, सारे का सारा जो पैसे में दिया उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है। तो बीच का एक हमें चला बिना के चलना है। तो अननेसेसरी वर्ड्स हटा दो, फ्रेजेस जो हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, या कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के खूबसूरत लैंग्वेज में लिखा गया है उसको हटा दो। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हो उसको भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो यानी बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी जजमेंट के ऊपर। आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से रिलेवेंट ये चीज़ें हैं, उसको मुझे डालनी चाहिए तो डाल दो, और नहीं लग रही तो उसको
नहीं डालो। और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सीक्वेंस, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि जब आप ये सेकंड रीडिंग कर लेंगे तो उसका सीक्वेंसिंग में ध्यान देना है। सीक्वेंसिंग में क्यों ध्यान देना है? क्योंकि कोई बात हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल से, जैसे कि मान लो कोई स्टोरी सुना रहा है, आपको एग्जांपल दे रहा है कि ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पौधे हैं, लेकिन वो हिस्सा किसका है, और बोलता है कि नहीं इन सबसे मिला के सीनरी बनती है। तो बेसिकली जो पूरा टॉपिक है वो सीनरी के बारे में, और वो पेड़ पौधे एग्जाम्पल हैं ये सब इनके। तो इसी तरह से यहाँ पे जो था इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया गया था, ये ग्रोथ के बारे में बताया गया था, और जीएसटी और बाकी चीज़ें एग्जाम्पल थी। तो इस तरीके से यानी आपको ध्यान में देना है कि किस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये इंडिया की ग्रोथ के बारे में बात थी, इस पूरे पैसेज के अंदर 2021-22 में आया था। और ये जो जीएसटी था उसका एक एग्जाम्पल था। ठीक है, कैसे वो मैं आगे अपना जो मैंने इस तरह से बनाया उसमें बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे यानी आपने लास्ट में आपने क्या किया, अपने वर्ड्स के अंदर उसको लिखा, आधा अपने वर्ड्स में और आधा पैसेज में, जैसे सेंटेंस सिंप्लीफाई करके दिया और अच्छे सेंटेंस दिए हुए हैं तो उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको टाइटल लिखना है। सबसे लास्ट में टाइटल लिखने का पर्पज़ क्या है? सबसे लास्ट में टाइटल लिखने का पर्पज़ ये है कि आपने सपोज रीडिंग की और रीडिंग करने के बाद आपको इंप्रेशन हुआ कि इसका टॉपिक का जो टाइटल ये हो सकता है, लेकिन जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में और सब मिला के लिख लेते तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इसका टाइटल ये होना चाहिए। क्योंकि टाइटल आपके प्रीसीज में आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की है उस पर भी डिपेंड करता है। अब सपोज किसी ने जीएसटी को ही हाईलाइट कर दिया और जीएसटी के बारे में ही करते करते बाकी पैरा को इरेलेवेंट समझ के हटा दिया, तो ये हो सकता है कि वो उसका टाइटल जो है जीएसटी बना है। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ये सारा जो पैसेज है वो ग्रोथ के बारे में है, तो मैंने ग्रोथ को टाइटल बनाया। तो बेसिकली ये नज़रिया है देखने वाले का कि वो किसको हाईलाइट करता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। तो इसलिए जब आप पूरा प्रीसिज राइटिंग अपना कर लें कंप्लीट, उसके बाद ही टाइटल दें। स्टार्टिंग में टाइटल लिख देंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और टाइटल के अपने मार्क्स होते हैं, तो टाइटल को छोड़ना नहीं है, टाइटल लिख के ही आना है, चाहे उसके अंदर पूछा हो नहीं पूछा हो। और एक छोटी सी बात कि 5 वर्ड से कोशिश करें कि 5 वर्ड तक का ही लिमिट का टाइटल हो, 5 वर्ड से ज़्यादा लंबा टाइटल ना हो उसके अंदर वर्ड्स। तो ये आपको ब्रीफली आपको बता दिया कि ये क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शन है, जिसको आप, या स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप प्रेसिज अपना बना सकते हैं। चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इन स्टेप्स को। तो क्वेश्चन ये हमने पढ़ ही लिया कि ये जीएसटी के बारे में था, क्या क्या ब्रीफली मैंने बता दिया, पैसेज क्या था। और क्वेश्चन हमारा ये कि इसका 1/3 में, हमें 1/3 के लिमिट में एक पैसेज बनाना है इसका, जिसको प्रीसिज कहते हैं हम, और इसका एक सूटेबल टाइटल देना है। तो ये आपका मेन था क्वेश्चन जिसके अंदर आया था। अब इसके बाद देखिए मैंने किस तरीके से किया। तो फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट रीडिंग में मैंने क्या किया, जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं उसको हटा दी। तो इरेलेवेंट चीज़ों में मुझे लगा कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं कि सोर्स क्या था, तो मैंने ये हटा दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया था। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखी कि टोटल ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ। इसको लाख में भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में बता दिया कि 22% है। अब देखिए ये परसेंट लिखेंगे तो 2 वर्ड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे तो ये 22% जो है एक ही वर्ड माना जाएगा बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से हम वर्ड्स भी बचा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंट को हटा दिया, जब हम प्रेसिज में लिखेंगे तो उसके अंदर 22 के साथ परसेंट लगा देंगे। और ये सारी चीज़ें रिलेवेंट लग रही हैं कि जीएसटी रिकवरी अभी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में, इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में, या जीडीपी ग्रोथ के बारे में है, या किस तरह से इकोनॉमी डेवलप करेगी उसके बारे में। तो जीएसटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन बातें थी कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, 22% हो गया। जीएसटी ग्रॉस रिसीट अप्रैल में इतना था और रिकॉर्ड हाई था, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अमाउंट को, तो ये भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम था ये, और कलेक्शन कितना बढ़ गया, ये सब चीज़ें कुछ कुछ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में मुझे जो ब्रॉडली बड़ी बड़ी बातें लगी डिलीट करने की, वो हटा दी मैंने। इसके अंदर ये भी हटा दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर हैड पॉइंटेड आउट ऑन मैनी कॉमन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो मेन उसका जिस्ट क्या निकला वो लिख सकते हैं। तो जिस्ट में जो है वो हम देख लेंगे। तो ये सारी रिलेवेंट बातें नहीं लगी। द हाई कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंडिकेट द कंजप्शन लेवल एज गोइंग अप इन। तो देखेंगे, ये देखेंगे, ये अब यहाँ पे इसने कंक्लूजन निकाला कि जीएसटी जो है उससे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उससे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला इस पैराग्राफ के अंदर कि हाई कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंडिकेट कंजप्शन लेवल का बढ़ना। तो जीएसटी बढ़ रही है, उससे वो कह रहे हैं कि कंजप्शन लेवल भी बढ़ रहा है, और कंजप्शन लेवल के बढ़ने से वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव करेगी, या आगे जो है इसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो एक तरीके से किस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया ये है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एग्जाम्पल हैं किस तरीके से इंडियन का ओवरऑल आउटलुक होगा ग्रोथ का फ्यूचर में, उसके बारे में बताने का।
तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, और इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट वाइल बैटिंग, तो यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि एक्सपर्ट सेज। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं जो भी बातें इसके अंदर बताई गई है। और ये आ गया यहाँ पे आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड, ये इतना की जरूरत नहीं, जैसे ये प्रेजेंटेड है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे सजेस्टेड दैट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 सजेस्टेड दैट, ये इस तरह से आगे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चीज़ें चल रही है। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें थी वो रखने के बजाय बाकी जो थी रिलेवेंट चीज़ें उसको हटा दी गई। जैसे अकॉर्डिंग टू एन, ये वाइल, ये सब चीज़ें जो है आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और ये टोटली रिलेवेंट लगा कि क्या कहा गया है तो इसको हटा दिया। उसका जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ था तो इसको हमने रख लिया। और इसी तरह से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो ऑब्जर्वेशन की बात हो ना, तो एक्सपर्ट ऑब्जर्व दैट, इतना लिख के हम बाकी आगे स्टार्ट कर सकते हैं क्या मेन बातें ऑब्जर्व की गई। तो ये सारी चीज़ें जो है इररिलेवेंट लग रही है और सुपरफ्लुअस लग रही है कि जो एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है। और यहाँ पे फिर क्योंकि जीएसटी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली, फिर वो कह रहा है जीएसटी को जो है स्टेट को भी दिया गया, सेंटर को भी दिया गया, तो मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, ये हटा दिया। और ये ई वे को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ई वे क्या है क्या नहीं है, तो इतना हमें उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ई वे के बारे में क्या घट रहा है कम हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ा, उतना लिखने की जरूरत थी। तो ये एक लाइन जो है इसको मैंने रिटेन किया है। और लास्ट में वो बताया कि ये ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे का, ये इससे किस किस चीज़ों से आ रहा है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो ये बेसिकली था। मुझे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लास्ट पैरा से कि लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रखा है। मेन ये पैराग्राफ ये ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट का है। तो ये सारी चीज़ें हटा दोगे तो आपके पास एक इस तरीके से पैसेज बचा है। तो सेकेंड स्टेप में क्या किया, ये शॉर्टर वर्जन बनाया उसमें से भी और छोटा कर दिया। फिर लगा कि ये भी छोट जो है रिलेवेंट नहीं है। यानी फर्स्ट जब मैंने रीडिंग की तो ये मुझे ऊपर वाला पैराग्राफ मिला जिसमें से ये सब चीज़ें हटा दी मैंने, जो टोटली इरेलेवेंट लगी फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो शॉर्टर वर्जन बना उसको हटाने के बाद अब उसमें भी रिलेवेंट चीज़ें नहीं लगी, जो उसको फिर इसको एक बार रीड किया, फिर देखा कि इसमें क्या रिलेवेंट नहीं है, तो उनको भी हटा दिया गया। तो इस तरीके से यानी दो रीडिंग में मैंने जो पहले बड़े बड़े रिलेवेंट नहीं थे उसको हटाया, फिर सेकंड स्टेज में जो छोटी छोटी बारीकियां थी उसको भी हटा दिया। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर कई कई चीज़ों का शॉर्ट लिखा है, तो कैपेक्स भी वर्ड जो है ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है। इस तरह से एमएसएमई है, ये वर्ड है। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पूरा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो ये छोटा करने के बाद ये 452 वर्ड्स का हो गया, यानी लगभग ये कह सकते हैं आपका आधा हो गया। अब ये जो फाइनली हम लिख रहे हैं इसके अंदर ये 313 वर्ड का, यानी एग्जैक्टली जितना 1/3 चाहिए था उतना बन जाता है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने और क्या टाइटल दिया है वो मैं बता देता हूँ। तो मैंने जो टाइटल दिया वो इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट, यानी आगे किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ होगी, जो क्या आउटलुक होगा, उसके बारे में ये पैसेज है। मुझे ये लगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो अलग अलग लोग अलग अलग सोच होती है, तो आपका डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली वहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या लिख के आते हैं और किस तरीके से लिख के आते हैं उस पर मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट लिखा है और आपने कुछ और लिख दिया, मान लो जीएसटी के बारे में लिख दिया, लेकिन वो पैसेज आपका जीएसटी को हाईलाइट भी करना चाहिए फिर उस हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है मेरे हिसाब से, लेकिन ये इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में पैसेज था। तो मैंने स्टार्ट किया, मैनी फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट लाइक रिबाउंड ऑफ। तो ये आपका जो लास्ट पैसेज था उसमें दिया हुआ था, ये आपका ये जो लास्ट पैसेज था यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट इन इकोनॉमिक सर्वे स्टेम फ्रॉम, तो जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो किससे हो रहा है, तो इसके बारे में से यहाँ से था। ये मुझे लगा कि मेन आपका टॉपिक है, मेन बात है, तो मेन बात से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैनी फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट लाइक रिबाउंड ऑफ प्राइवेट कंजप्शन। अब इसके अंदर भी जो रिलेवेंट वर्ड थे, जो रिलेवेंट वर्ड नहीं थे उनको हटा दिया। बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, हायर कैपेक्स, वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था तो मैंने उसको सीधा कैपेक्स ही लिखा है, उसकी जरूरत नहीं कि फुल फॉर्म लिखे वहाँ पे। जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं सबके अंदर, जैसे जीएसटी है, हर बार आप जीएसटी का फुल फॉर्म थोड़ी लिखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। वैक्सीनेशन कवरेज, स्पेंडिंग ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस सर्विसेज, रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू सिटीज़ एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये भी उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, लाइन लिखी थी, उसको छोटा किया गया है। स्ट्रेंथिंग ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, वेल कैपिटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, increasing the credit supply and credit growth to MSME sector. The total gross GST
collection for 2022-23 fiscal stood 22% higher than the previous year. The gross GST receipt in April 2023 recorded a high of rupees 187,035 crore. For the first time, the monthly GST collection crossed the rupees 1.75 lakh crore mark. The upward collection of GST observed in several months has to led the belief that consumption at domestic level has been increasing and showing positive trend for the economy to grow. तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट करना कि कुछ अलग पॉइंट आ रहा है तो उनको कैसे लिखना है उसके बारे में, यानी जैसे आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने इसको अलग अलग पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रख लिया था। The digitization of GST transaction has also yielded better compliance and collection of revenue. वो एक्सपर्ट वाली बात जो मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्सपर्ट सेज मैंने इस तरह से शॉर्ट में कर दिया। एक्सपर्ट सेज betting on consumption driven growth is obvious, but investments will provide India with necessary momentum to take off on the path of sustained domestic demand led growth for coming decades. तो फ्यूचर में कैसा उसका ट्रेजेक्ट्री रहेगा, किस तरीके से वो ग्रोथ कर सकता है, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ पे नहीं चलेगा। तो जीएसटी जो एक तरीके से वो कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बताया गया था। ग्रोथ इन द नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू पिक अप फर्दर बाय इन्वेस्टमेंट ड्यू टू जॉब क्रिएशन। ये भी मैंने सिंप्लीफाई किया स्टेटमेंट को, तो वहाँ पे देखेंगे तो जो पैराग्राफ है उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट बना रखा था, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा कि ग्रोथ इन द नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू पिक अप फर्दर बाय इन्वेस्टमेंट ड्यू टू जॉब क्रिएशन, इनकम, प्रोडक्टिविटी, डिमांड एंड एक्सपोर्ट, supported by favorable demographic in medium term. The economic survey 2023 suggested, तो वो according to economic service 2023 laid on the table पार्लियामेंट इस तरह से लिखा गया था, उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 सजेस्ट करता है दैट इंडिया में विटनेस है जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.02 to 6.8% इन 2023-24, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्लोबली। एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व दैट despite the global slowdown, India's export performed well because of the depreciated currency against the dollar. तो ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज था, बस यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। There is an increased demand for export of services in technology due to various worldwide factors, and यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे थे वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स के, मैंने उसको एग्जाम्पल्स नहीं लिखा, मैंने सिंपली उसको वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स बोल दिया कि वर्ल्ड वाइड फैक्टर की वजह से ये जो है टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, उस सर्विस के अंदर जो है इंक्रीज है, ठीक है, ड्यू टू वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स एंड इंडिया हैज कंपैरेटिव एडवांटेज देयर। इंडिया शेयर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इन टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज आल्सो इंक्रीज एज कंपनीज ग्लोबली नाउ प्रेफर आउटसोर्सिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशंस। तो इस तरीके से ये आपका बेसिकली जो इंडिया की ग्रोथ में क्या क्या रोल, कोई क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, उसके बारे में ये पूरा प्रीसिस बन गया है, और ये इसका 3 वर्ड में जो है इसका टाइटल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखेंगे तो एक तरह से डाटा का कोई रोल ज़्यादा इसमें रहा नहीं, डाटा का पार्ट जो हमने क्वेश्चन में से लिया है वो बहुत ज़्यादा लिया नहीं है। हाँ, डाटा पैसेज में भले दिया हुआ था बहुत सारा, लेकिन उसका रिलेवेंस नहीं था और इतना ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं था। तो सब डिपेंड करता है कि पैसेज है किस चीज़ के बारे में। ये सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा जो है माइंड को भटकाने के लिए इस तरीके से पैसेज में डाला गया था। तो होपफुली आपको अब समझ में आएगा कि ये डाटा का क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता था और बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं था। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आप घबराएं ना। साइकोलॉजिकली क्या होता है कि आप देखते हैं अरे ये क्वेश्चन तो मैंने इस तरीके से कभी किया ही नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, और बेसिकली अगर उसको ढंग से पढ़ लें तो लगता है ये तो जो पहले हमने क्वेश्चन किए उससे भी आसान है। तो ये सब चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है यूपीएससी अपने क्वेश्चन के द्वारा जरूर कर लेता है आपका। तो और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में जनरली आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगते हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हों, लेकिन बाद में जो है क्वेश्चन आसान होते हैं। तो ये चीज़ भी माइंड में आप अपने क्लियरिटी रखें माइंड को, कि बता के रखें कि भाई नहीं आगे क्वेश्चन जो है आसान हो सकते हैं, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है। आगे बढ़ो, पहले आगे क्वेश्चन जो सिंपल है उनको कर लो और बाद में जो है आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको जरूर रखना है। तो होपफुली ये आपको जो है इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।